वेलकम टू आवर चैनल रोशन स्टार स्टडी पॉइंट। मैं ईशा आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ हमारी 12th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक में अंकित रचना जो है हरिनंद सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की। तो ये जो हमारी अगली कविता है, तो हमने पहली कविता जयशंकर प्रसाद जी की देखी थी और उसकी दोनों कविताएं देवसेना का गीत, कार्नेले का गीत कर लिया था। अब हम जो कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अंकित है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ जो हमारा सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। और जब हमने सिलेबस पर डिस्कस किया था तो आपको बताया था कौन से चैप्टर कट गए हैं और कौन से चैप्टर ऐड हो गए। तो ये चैप्टर लास्ट ईयर नहीं था, इसको काट दिया गया था, बट इस बार ऐड कर दिया गया है। तो ये जो कविता है थोड़ी सी टिपिकल है, बट इसको अगर अच्छे से समझेंगे, आप ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो पहले तो हम ये कवि का नाम हमें पता चल गया है कि कवि का नाम क्या है, सचिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञे। तो अगर आप ये भी लिख देते हो अज्ञे तो भी आपका कवि के नाम में सही होगा। और जो कविता का नाम है वो हमारी दो कविताएं हैं इनके द्वारा रचित जो हमारे पाठ्य पुस्तक में अपना पढ़ना है। पहली कविता है यह दीप अकेला और दूसरी कविता क्या है, एक बूंद। तो एक बूंद बहुत छोटी कविता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं यह दीप अकेला के बारे में। और तो पहले कवि सचिदानंद के बारे में देख लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें किस तरह का प्रभाव पड़ा गया है। क्योंकि जो आपकी वो आती है कवि परिचय, तो आप उसमें अगर इनके बारे में लिखना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करना होगा वो देख लेते हैं। तो अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे सचिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञे, ये हमें पता चल गया। इनका जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911, यानी कि इनका जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हुआ था। तो इसीलिए इनकी जो रचनाएं उन पर कुछ प्रभाव स्वतंत्रता संघर्ष का देखने को मिल सकता है। और हमें ये भी पता चलता है कि इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी वो अंग्रेज़ी और संस्कृत में ली थी। इसीलिए आप इस जो अभी कविता हम पढ़ेंगे इसमें भी आपको बहुत सारे संस्कृत के वर्ड देखने को मिलेंगे। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी रहे थे। तो मैंने जैसे बताया इनका जन्म ही हुआ स्वतंत्रता से पूर्व का, और ये स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद से या फिर इतना ज़्यादा प्रेरित होंगे, स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये तो इनकी जो रचनाएं वो भी कहीं ना कहीं जन जागरण की थी, जहाँ पर वो लोगों को जागृत करने का प्रयास करते थे, समूह का महत्व बताते थे और ये बताना चाहते थे किस तरह से समूह मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेगा तो हमें आज़ादी जल्दी मिल जाएगी। तो जो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था इस वजह से इनको इस टाइम तक जेल में भी रहना पड़ा था। अगर इनकी रचनाओं की बात करते हैं, पहले हम इनकी रचनाओं का नाम देख लेते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं वो अज्ञे उपनाम से प्रकाशित हुई है, इसीलिए शायद इनकी नाम के आगे भी अज्ञे लग गया होगा, ठीक है। और जो इनकी रचनाएं हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दिखती है, इनकी रचनाओं में एक तो चिंता, बावरा, ये नाटक हैं कुछ, और जो उत्तर प्रियदर्शी है वो एक कहानी है। तो ऐसी उपन्यास और कहानियाँ वो लिखा करते थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 4 अप्रैल 1987 को। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही ऑब्वियस सी बात है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तो इनकी हो गई परिचय के बारे में। अब हम अपनी कविता को देख लेते हैं जो मेन है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि कविता आखिर कहना क्या चाहती है या फिर इसका मूल संदेश क्या है, समरी टाइप देखते हैं। तो इस कविता की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कविता का संदेश है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए व्यक्ति का गुण, उसका कौशल, उसकी रचनात्मकता समाज के काम आनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो यहाँ पे बोला गया है कि व्यक्ति समाज का पूरक है और समाज जो समाज है वो व्यक्ति एक एक व्यक्तियों से मिलकर ही बनता है। तो समाज के बिना व्यक्ति अधूरा है और समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति है जिसे बोला गया है कि वो सर्वगुण संपन्न है या फिर बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, उसके अंदर गुणों का तो भरमार है, पर वो जो गुण है वो कब दिखते हैं, जब वो समाज में आकर कंट्रीब्यूशन करता है अपना, तब जाके अपनी कौशल को दिखाता है। तो उसके कौशल में भी और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और जो उसकी रचनात्मकता है यानी क्रिएटिविटी जो उसकी है वो समाज के काम आती है। तो जब तक वो समाज के लिए कुछ काम नहीं करेगा तब तक उसका प्रतिभाशाली होना या फिर कौशल युक्त होना कोई भी काम नहीं आने वाला। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा समाज के लिए एक तरह से क्या होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ही कवि ने दिखाया है दीपक को कि जिस तरह से एक दीपक अकेला जलने से बेहतर है दीपकों की कतार में जलना, उसी तरह व्यक्ति के लिए समाज से जुड़े रहकर अपने दीपक को सार्थक बनाना चाहिए। इस कविता में दीपक प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। तो जैसे कि जो एक दीपक होता है, अगर वो जलता है तो इतनी रोशनी, इतनी चमक नहीं दे पाता, लेकिन जब वो पूरी एक दीपकों की कतार लग जाती है तो पूरा आसपास का जो एरिया है वो सब जगमगा जाता है। तो इसी तरह से जिस तरह दीपक पूरी कतार में आकर ही अपने आप को और ज़्यादा निखार पाता है, इसी तरह जो एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पर क्या बताया गया है, एक व्यक्ति को दीपक के रूप में दिखाया गया, प्रतिभाशाली व्यक्ति। यहाँ व्यक्ति सिर्फ ऐसा नहीं कि व्यक्ति है उसके अंदर कोई प्रतिभा नहीं है, बट यहाँ पे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बताया, उसके गुणों की चर्चा की गई है कविता के अंदर। और ये बताया गया है कि जो पंक्ति है, पंक्ति यानी एक लाइन जो कतार लगी होती है, वो समाज है, और अगर उसमें आकर व्यक्ति लग जाता है अपने कौशलों के साथ और प्रतिभावान होकर, तो फिर क्या होगा, समाज का कल्याण होना वो ही है कि कल्याण तो होगा ही होगा, और जो व्यक्ति है उसका भी कौशल और ज़्यादा विकसित होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बात की गई है। अब हम कविता को देख लेते हैं अपनी। तो ये है हमारी कविता। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समीधा ऐसी आग हटीला, बिरला सुलगाएगा। ये आदित्य यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की, मौन का युग संचय। यह गौरस जीवन काम धनु का अमृत पुत्र पय। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत्वा, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसको गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा की धुंधुआते कुड़वे तम में, यह श्रद्धा सदा द्रवित चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु। ये चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा शदमय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो पूरी कविता में हमें क्या दिखती है, दो लाइन तो रिपीट हो रही है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ से हमें यही पता चल रहा है, जो ये दीप है, दीप यानी जो व्यक्ति है वो अकेला है, ठीक है, अपने आप में ये अकेला है और स्नेह भरा है, इसके अंदर बहुत स्नेह है, इसके अंदर बहुत प्रतिभा है, और ये थोड़ा सा वो भी है चंचल सा, मदमाता यहाँ पे जिस यूज़ किया गया शब्द, तो ये दोनों है, स्नेह से भी भरा है, थोड़ा चंचल भी है, इसके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, अकेला है। और जब ये एक पंक्ति को मिल जाएगा, यानी कि अपने आप को समाज के रूप में समर्पित कर देगा, तो फिर इसके जो भी कौशल है वो और ज़्यादा विकसित हो जाएगा, जैसे हमने अभी समरी में देखा था। तो हम लाइन वाइज इसके मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि आपको लाइन डिस्क्राइब करने के लिए आती हैं, वहाँ पे वर्णन करना पड़ता है, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यह दीप अकेला स्नेह भरा, जो पहला दिया हुआ है, जो मैंने अभी बताया भी, तो यहाँ पर स्नेह का क्या अर्थ है, तेल के अर्थ में देखा, और मदमाता यानी मस्ती में चूर, तो कह सकते हैं मस्ती या फिर चंचल है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो मतलब हुआ, ये जो दीप रूपी व्यक्ति है, स्नेह और तेल से भरा हुआ है, इसे थोड़ा गर्व भी है और मस्ती में चूर है, यानी कि खुद पर गर्व भी है कि उसको इतनी प्रतिभा है, और मस्ती भी करता रहता है कि मेरी जो प्रतिभा है उसको लेकर वो इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर इसे भी समाज रूपी पंक्ति में समर्पित कर दे, यानी समाज को दे दे, समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति कार्य करने लग जाए हमेशा, तो क्या होगा, ये समाज के बहुत ज़्यादा काम आ सकता है और इसका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये बात कही गई है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम दूसरे लाइन की बात करें, जहाँ पर बोला गया था, यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा यह मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। तो यहाँ पे चार चीज़ें बताई गई है, और ये चारों जो है वो विशेषता बताई गई है व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति एक जन है, ठीक है, जो क्या करता है, गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा है, पनडुब्बा यानी जो सबमरीन टाइप होती है वो, तो वो जैसे मोती लेके आती है, तो वो मोती जो है वो कौन फिर लेके आएगा। ये समिधा है, समिधा जो यज्ञ में यूज़ करने वाली लकड़ी होती है ना, उसके लिए बोला गया है। और यह आदित्य है, ठीक है, इसकी तरह और कोई नहीं हो सकता। तो ये विशेषता चार बताई गई है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
तो ये तो रहे टर्म्स, आप देख सकते हो। हठीला आपको पता है जन व्यक्ति, बिरला यानी दुर्लभ, पनडुब्बा गोताखार या फिर जो मैंने कहा वो भी हो सकता है। कुशलखोर व्यक्ति हो गया कृति, और समिधा यह यज्ञ की लकड़ी, यहाँ यह लिखा है लेकिन यहाँ यज्ञ होगा। अब इसका भावार्थ देखिए तो क्या है, ये ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पंक्ति दीप का दीप शब्द यहाँ पे बोला गया है ना, पंक्ति के लिए दीप व्यक्ति के लिए डिनोट किया गया और पंक्ति समाज के लिए डिनोट किया गया, ये चीज़ ध्यान रखना। ये ऐसा व्यक्ति है जो अनोखे गीत रचता है, अगर उसके अंदर रचनाकार हुआ, ठीक है। एक व्यक्ति रचनाकार भी हो सकता है, गीतकार हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, या नृत्यकार भी हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति रचनाकार है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, उसकी विशेषता है कि वो बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखता है, तो वो क्या करेगा, अनोखे गीतों की रचना करेगी, जो करेगा जो अन्य नहीं कर सकते, जिसे कोई और नहीं रच सकता, क्योंकि हर किसी की अपनी एक विशेषता होती है। ये उस गोताखार की तरह है, जो गोताखार होते हैं ना डाइविंग करने वाले, तो उसकी तरह है जो विचारों के मोती चुनकर लाते हैं, यानी कि वो गहराई में चले जाते हैं। तो उसी तरह जो रचनाकार है वो भी अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं बहुत गहराई दिखती है, डीप मीनिंग होती है, जैसा हमें यहाँ पर दिख रही है कि उन्होंने क्या किया, एक द्वीप को इंसान से कंपेयर कर लिया, एक व्यक्ति से, तो जिन्हें और कोई चुन नहीं सकता। यानी कि हर एक जो कवि है वो कोई भी अगर शब्द भी लेके आ रहा है, उस गहराई में जाकर सोच रहा है, तो उस तरह दूसरा नहीं सोच सकता, क्योंकि सबके सोचने की क्षमता भी अलग अलग होती है। अर्थात जिस तरह गोताखार पानी में कूदकर मोती चुनकर लाता है, यानी कि और पानी में जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कुछ पानी की बूंदें तो होंगी, तो इस तरह से डिनोट किया गया है कि उसी तरह जो व्यक्ति है वो गहराई में जाकर विचारों का मोती चुनकर लाता है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है वो उस तरह, यह व्यक्ति भी इतना कुशल है कि विचारों के मोती चुनकर ले आता है, ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे बोला है जो हमने लकड़ी की बात की थी, ये प्रतिभाशाली व्यक्ति उस लकड़ी की तरह है जो खुद जलकर वातावरण में पवित्रता फैलाती है। जो हमने समिधा लकड़ी की बात की थी, जो यज्ञों में प्रयोग की जाती है, तो वो क्या करती है, उसका प्रयोग इसलिए करते हैं यज्ञ में ताकि पवित्रता आसपास फैल जाए, ठीक है। तो ये खुद जलकर, जो व्यक्ति भी है वो भी खुद जलकर समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, जिससे समाज के अंदर शिक्षित होता है, समाज जागृत होता है, आधुनिक होता है। तो ये सब चीज़ों की बात की गई है। अर्थात ये व्यक्ति अपने विचारों से क्रांति की आग ला सकता है, यानी कि व्यक्ति क्रांति की आग ला सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, ठीक है। लेकिन और उसकी तरफ ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इस दीप को माध्यम से समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। यानी कि व्यक्ति को सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें तो हैं इसके अंदर, लेकिन ये सब उसको सिर्फ समाज के लिए मतलब कार्य में लानी है, सिर्फ अपने लिए नहीं लाना है, सेल्फिश नहीं होना है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए लाना है। समाज के साथ अगर वो कार्य करेगा तभी इन सब का कोई लाभ होगा, वरना उसका जीवन व्यर्थ है। फिर यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लाइन देखते हैं, तो यह मधु है। अब नेक्स्ट इसकी विशेषता बताइए व्यक्ति की कि एक मधु है, मधु मतलब शहद, यह गौरस है, यह अंकुर है, प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्म, अयता और शक्ति को दे दो। तो ये कुछ शब्द यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। मधु मतलब शहद, हमें पता चल गया है। काल, समय, ये सब तो पता है, संचय इकट्ठा करना। स्वयंभू जो यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है, तो स्वयंभू ये रहा, इसका मतलब है अपने आप को उत्पन्न, और अंकुर, अंकुर यहाँ पे जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है नया जन्म। जैसे कि जो अंकुर अगर आपने देखा होगा जो जन्मता है, इसका मतलब क्या होता है, वो एक कली की तरह है जो अब एक नए फल को जन्म देने वाला है। उसी तरह से व्यक्ति को बताया, जो व्यक्ति का जीवन भी होता है वो कहीं ना कहीं अंकुर की तरह होता है। पहले बचपन होता है, बालपन से फिर वयस्क होता है, फिर अपने आगे के पड़ाव पे जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला गया है वो एक अंकुर है, लेकिन वो क्या करेगा, जब बड़ा होगा, फूटेगा, तो वो बहुत अच्छा एक फल निकल कर आएगा, ठीक है। और ये एक गौरस की तरह, गौरस यानी मक्खन की तरह है, ठीक है। कामधेनु है, मतलब व्यक्ति के जीवन में जो भी कार्य होते हैं उन सब की बात की गई है। मधु शहद की तरह है, मौन रह के भी ये बहुत सारे काम कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भावार्थ देख लेते हैं। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति शहद के समान है, जिसे स्वयं समय रूपी मधुमक्खियों ने जमा किया है, यानी कि समय ने इसको क्या है, पाला पोषा है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति जो है समय के साथ ही तो बड़ा होता है ना, तो इसलिए बोला गया है कि जो समय है वो मधुमक्खियाँ हैं जो उसे पाल रही हैं, और जो व्यक्ति है वो शहद है। यहाँ पे देखो व्यक्ति को अलग अलग तरह से बताया जा रहा है। व्यक्ति यहाँ पर क्या बन गया, शहद बन गया, डिनोट किया है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और जो मधुमक्खी है उसको समय रूपी बताया, यहाँ पे भी रूपक अलंकार है, रूपी शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि, ठीक है। तो मधुमक्खी यानी जो समय उसने वो व्यक्ति को पाला है, जो शहद रूपी है, और समय मधुमक्खियों से। जिस प्रकार शहद बनने में समय लगता है उसी प्रकार रचनाओं को भी बनने में समय लगता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई भी रचना बना रहा है तो उसको बनाने में भी समय लगेगा ना, क्योंकि शहद बनने में भी जिस तरह टाइम लगता है। ये दही है, ये मक्खन के समान है। अब इसे दही भी बोला है और मक्खन भी बोला है। किसको? व्यक्ति को। व्यक्ति को बहुत सारे शब्द बोले, पहले दीप बोला गया, फिर शहद बोला गया, फिर दही बोला गया, फिर मक्खन बोला गया, ठीक है। गोताखार भी बोला गया है क्योंकि वो शब्द चुन के ला रहा है गहराई में जाकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते चाहिएगा पेज में कि व्यक्ति के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, जो कि असाधारण। दही और मक्खन जो होता है वो असाधारण होता है और इसको बनाने की अपनी एक प्रक्रिया होती है और ये दोबारा कन्वर्ट होना भी मुश्किल होता है। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है। जीवन भी कामधेनु के समान है। अब यहाँ जीवन को किससे कंपेयर किया गया है? कामधेनु से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रूपक अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जो हमारी सारी इच्छाओं की पूरा कर देता है। अर्थात ये प्रतिभाशाली व्यक्ति दही या मक्खन के समान है। ये जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान है, पवित्र दूध के मथने से निर्मित हुआ है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से एक दूध होता है उसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं एक ही चीज़ से, उसी तरह व्यक्ति है, उसके अंदर इतनी प्रतिभा है ना कि वो बहुत सारी चीज़ों के कार्य में काम आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए व्यक्ति को ये सारे गुणों को क्या करना चाहिए? समाज के लिए ही समर्पित करना चाहिए। मूल भाव तो यही है जो कवि कहना चाहते हैं, ठीक है। ये सत्य से आंखें मिलने का साहस रखता है। ये प्रकृति से उत्पन्न है, ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, ये ईश्वर या परम सत्ता के समान है, ये किसी से जुड़ा नहीं है, इसे भी शक्ति को दे देना चाहिए। अब यहाँ बोला कि है ये सत्य से आंखें मिलने के साहस रखता है, यानी कि अगर उसको सत्य है, वो सच्चा है, तो वो उससे आंख मिला सकता है, ठीक है। इतना साहस उसके अंदर है। तो व्यक्ति कैसा है? यहाँ पे साहसवान बोला गया है, इसकी एक विशेषता है व्यक्ति की, और ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ है ये, ठीक है। तो इसका उत्पन्न जैसे अंकुर होता है उसी तरह से इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है? प्रकृति से हुआ है व्यक्ति का। उसके बाद क्या बोला है? ईश्वर या परम सत्ता के समान है। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर और परम सत्ता के समान है क्योंकि ये अपने आप का मालिक है और अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए। और ईश्वर भी हम यही कहते हैं कि ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं, इस तरह व्यक्ति भी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि इसके पीछे या फिर किसी के आसपास ऐसी कोई मोह माया होती है, लेकिन अगर इसको समझाया जाए या फिर ये खुद समझे तो ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। और अगर इसके अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे समाज के लिए कोई कार्य करना है तो ये समाज के बहुत कार्य आ सकता है। फिर हम आई थिंक ये लास्ट ही होगा, हाँ जी लास्ट। फिर नेक्स्ट है यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी काँपा, यानी कि वैसा विश्वास नहीं है कि ये डगमगा जाए। लघुता है मतलब जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है उसको कहते हैं। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, यानी कि अगर उसको दुख पीड़ा कुछ भी हो रही है तो वो खुद ही फील कर रहा है और खुद ही रिकग्नाइज भी कर रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या है या फिर कितना ज़्यादा दुखी है, ज़्यादा गहराई वाली दुख है, ये भी वो खुद ही देखता है। खुद सा भी इसके अंदर कुंठा यानी अपमान भी इसका होता है, लेकिन फिर भी इस कड़वे सच के साथ वो आगे चलता है। ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक नेत्र उलंब बहु, ये चीर अखंड जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धमय, इसको भक्ति को दे दो, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है? तो लघुता मैंने आई थिंक गलत बताया था। लघुता मतलब छोटापन होता है, मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म बोले थे, सॉरी। जो कुत्सा है इसका मतलब तो पता है, निंदा हो गई, अवज्ञा अपेक्षा हो रही है, और तम अंधेरा द्रवित करुणा से भरा प्रबुद्ध सचेत। तो आप ये शब्दों को भी ना लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये कविता आती है आपकी तो आपको शब्द पहले समझ आएंगे, तभी तो आप उसकी व्याख्या कर पाओगे ना। तो शब्दों को याद कर लीजिएगा। अब इसके भावार्थ को देख लेते हैं। तो भावार्थ में क्या है? कवि ये कहते हैं कि सृजनशील व्यक्ति हर परिस्थिति में धीरज बनाए रखता है। कि पहली बात तो क्या विशेषता बताई यहाँ व्यक्ति की, कि व्यक्ति सृजनशील होता है और इसकी
मतलब एक सृजनशील व्यक्ति है, तो इसीलिए हर परिस्थिति में धीरज बनाए रखता है, यानी संयम इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, पेशेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी मौलिकता कभी ख़त्म नहीं होती, यानी मोरालिटी ख़त्म नहीं होती। लेकिन हमें तो बहुत अपोजिट दिख रहा है, मतलब जो कहते हैं ना कि कभी ऐसी चीज़ सोच रखता है ना जो होती ही नहीं है। आई थिंक ये भी थोड़ी आइडियल चीज़ें हो गई, क्योंकि आजकल का जो व्यक्ति है वो सेल्फिश भी है और उसके अंदर मोरालिटी तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, उसको कुछ नहीं पता होता है, पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं होती, एग्रेसिव हो गया है। लेकिन कभी इन्हीं सब चीज़ों को दूर कर कर एक टोंट भी मार रहे हैं। देखिए आप देखो, वो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ दे रहे हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल अपोजिट है व्यक्ति की विशेषताओं से, क्योंकि आज का व्यक्ति ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस रचनाओं के द्वारा क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए था, लेकिन व्यक्ति ये सब चीज़ें खो रहा है। तो उस व्यक्ति को वापस लाना है जो वो व्यक्ति होना चाहिए था, यानी सृजनशील व्यक्ति होना चाहिए था, जिसके अंदर पेशेंस हो और मौलिकता हो, जो कभी ख़त्म नहीं हो। वह किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। आजकल जो चटुकारिता करते हैं लोग, तो वैसी चीज़ें ना हो, वो सब ख़त्म करें और किसी के सामने घुटने ना टेके, यानी कि उसके अंदर आत्म भाव जो होती है, सेल्फ इस्टीम, वो सब चीज़ें जागृत हो। ठीक है, आत्मसम्मान का भाव आए उसके अंदर, उसके भीतर की भावना अच्छी रहती है, यानी जो गंदी सोच आजकल व्यक्तियों में आ जाती है, कहते हैं ना रावण का मुख लेकर हर व्यक्ति घूमता है, तो वो चीज़ों को, उस मुखौटे को हटाकर अच्छी रहनी चाहिए उसकी भावना, अंदर से भी और बाहर से भी, हमेशा हर व्यक्ति को लेकर। इसके अंदर जो विश्वास है वह छोटा होने पर भी नहीं भागता, यानी कि भले ही उसके अंदर ज़्यादा विशेषताएं नहीं हों, ठीक है, कमी हो, लेकिन फिर भी जो अंदर का विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो कभी छोटा नहीं होता और वो कभी भी परिस्थितियों से भागता नहीं है। जो आज का व्यक्ति सोचता है कि मैं परिस्थितियों से एस्केप करूँ, भाग जाऊँ, वो चीज़ ये व्यक्ति नहीं सोचता। यानी कि एक तरह से ये आज के व्यक्ति पर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को किस तरह से सर्वगुण संपन्न होना चाहिए और समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। तो ये व्यक्तियों को जन जागरण के साथ साथ एक राह दिखा रहे हैं जो उनको एक अच्छे पुरुष होने, यानी कि एक अच्छे व्यक्तित्व होने के लिए, व्यक्ति होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और चीज़ बताई है इसमें, उसका विश्वास इतना गहरा है कि कोई और व्यक्ति उसे नाप नहीं सकता, यानी कि उसका विश्वास कितना है ही कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर है तो उसी को पता है कि कितना उसके अंदर विश्वास है। उसे कई बार समाज से अपमानजनक व कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं, मगर वो कभी हार नहीं मानता। आज का व्यक्ति को अगर कड़वे सच बोल दो, ये सच ही बोल दो, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पीठ पे लड़ाई वड़ाई कर ले तो अलग ही बात है। तो इसीलिए यहाँ पे बात कही गई है कि जो व्यक्ति होती है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सच सुनना चाहिए। अपने बारे में अगर बुराइयाँ हो रही हैं तो उसको भी ध्यान से सुनना चाहिए और अपने अंदर सुधार करने चाहिए। तो कभी हार नहीं मानना चाहिए अगर उसके अंदर गलतियाँ भी निकाली गई है तो, क्योंकि वो उनको सुधार सकता है। ठीक है, और ये बताया गया है, ये इस धुएं में तरुता से भरा है, हमेशा सतर्क व सावधान रहता है, इसकी आंखें हमेशा अनुराग से भरी रहती है। ठीक है, ये धुएं में किस तरह से, तरुता की तरह है, हमेशा सार्थक और सावधान रहता है। आजकल का व्यक्ति तो नहीं रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है, सिक्योरिटी के तो इश्यूज़ हैं इतने। तो यहाँ बोला गया है सार्थक और सावधान होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए बिल्कुल हर व्यक्ति को। इसकी आंखें हमेशा अनुराग से भरी रहती हैं, यह हमेशा लोगों को अपनाने के लिए तैयार रहता है, यानी कि इसके अंदर एक अपनापन की भावना है, किसी को भी अपना लेता है, जो आज का व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, बट एक आइडियल चीज़ें बता रही है कि आइडियल व्यक्ति को किस तरह से होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व किस तरह से होना चाहिए। इसके भीतर जो अपनापन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, इसे हमेशा कुछ जानने व पहचानने की जिज्ञासा रहती है, यानी कि इसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ ना कुछ नया जानना है, और यही एक व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्यूरियोसिटी। इस व्यक्ति का भी भक्ति को दे दो, अर्थात इस समाज से जोड़ देना चाहिए, जिससे समाज आध्यात्मिक रूप से बने रहे, जुड़ा रहे और इस व्यक्ति की सारी आस्था समाज के काम आ सके। यानी कि जब ये सारी विशेषताएं व्यक्ति के अंदर होगी तभी वो समाज के काम आ सकता है। पहली बात तो ये हो गई, उसके बाद ही हम कह सकते हैं जो समाज है वो भी आगे बढ़ेगा, विकासशील होगा, कार्यकारी होगा। ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर ये सारी विशेषताएं हो गई। इन सबको अगर आप पॉइंट वाइज लिख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पूरी कविता क्या है, क्योंकि इस पूरे कविता में कहीं ना कहीं जो आज्ञा जी है वो व्यक्ति के
समाज के रूप में समर्पित होने की बात कर रहे हैं, तो मूल भाव तो ये हो गया कि समाज के लिए समाज व्यक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और व्यक्ति को हमेशा अपने गुणों को समाज के लिए समर्पित करना चाहिए, मूल भाव हो गया। उसके बाद आपको क्या लिख लेना चाहिए एक लाइन में कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगर आप इस तरह से नोट्स बना लोगे तो ये कविता आपकी पूरी हो जाएगी और दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्ज़ाम टाइम में अगर आप रिवीजन करते हो तो मैं तो आपको एडवाइस दे रही हूँ ये कि जो भी मैंने अभी बताया ना उसमें से आप पॉइंट बना बना के लिख लीजिएगा क्या क्या व्यक्ति के अंदर विशेषताएं आ रही है और व्यक्ति को किन किन चीज़ों से कंपेयर किया गया है। और ये शब्दार्थ जो यहाँ पर दिए गए हैं इन शब्दार्थ को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं, इससे पहले हमें इसका जो सेकंड पार्ट है एक बूंद वो देखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।